स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब रतनपुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। शकुंतला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। शकुंतला के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों का जीवन यापन का साधन केवल एक गाय ही थी। उसकी गाय सुबह शाम अच्छा दूध दे देती थी। शकुंतला गाय का एक वक्त का दूध बेच देती और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वो बच्चों को पिला देती, बाकी का दूध वो जमा देती। इस तरह से उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि शकुंतला की आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वो कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वो उसे गर्म करके घी बना लेती थी। जब सेर दो सेर घी जमा हो जाता तो उस घी को बेचकर अपने घर की जरूरतों का सामान ले आती। शकुंतला के घर के सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। ये अमीर आदमी, जिसका नाम मनसुख था, वो नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इसके अलावा उसके पास कई जमीनें भी थी। साथ ही साथ उसकी हवेली में एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें थी। लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनसुख खुद भी एक पेटू आदमी था, और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कुसुमलता बहुत ही फिजूल खर्च करती थी। उसे पूछने और हिसाब लेने वाला कोई नहीं था। वो खाना बनाने के लिए घी की हंडिया उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में वो शकुंतला के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती। साथ में वो ये भी कह देती कि शकुंतला, तुम चिंता मत करना, 1-2 ही रोज में मैं तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वो दिन कभी भी नहीं आया जब कुसुमलता ने घी वापस लौटाया हो। कुछ दिनों के बाद कुसुमलता को घी की जरूरत फिर से पड़ जाती। वो शकुंतला से और भी घी उधार लेने के लिए आ जाती। कुसुमलता की तरफ से घी उधार लेने का ये नाटक हर चौथे 5वें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी शकुंतला, जो मन की बहुत ही साफ थी, उसे घी उधार दे देती, लेकिन आखिर कब तक वो ऐसा कर पाती। एक दिन की बात है, जब कुसुमलता उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई तो शकुंतला ने तंग आकर उससे कह ही दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो तुम ये घी मुझे वापस कर दो या इसकी कीमत मुझे अदा करो। मैं इतनी अमीर तो हूं नहीं कि रोज तुम्हें घी उधार दे सकूं। शकुंतला की ये बात सुनकर कुसुमलता के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वो गुस्से में आकर कहने लगी, चल रही, बड़ी आई तू मुझे उधार देने वाली। तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है कभी? उसकी ये बात सुनकर शकुंतला हैरान रह गई और कहने लगी, तो तुम मेरे इस उपकार का बदला ये दे रही हो कि उधार लिए हुए घी से तुम मुकर गई हो? कुसुमलता चमक कर बोली, अरे तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है? तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। ये कहते हुए वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इस घटना के बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुसुमलता घी उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए शकुंतला के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला खुद ही हिम्मत करके कुसुमलता के घर पहुंच गई और अपने 5 सेर घी की कीमत मांगने लगी। कुसुमलता ने अपने घर के नौकरों को बुलवाया और उसे धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी शकुंतला रोती पीटती अपने घर वापस आ गई। उसने जब देखा कि कुसुमलता किसी भी तरह से उसे ना तो घी वापस कर रही है और ना ही घी की कीमत अदा कर रही है, बल्कि वो तो उधार की बात से मुकर गई है, तो मजबूर होकर वो नगर के न्यायाधीश के पास जाकर कुसुमलता की शिकायत करने लगी। न्यायाधीश ने पूछा,
कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या शिकायत है तुम्हारी? शकुंतला कहने लगी, हजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कुसुमलता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब करते करते 5 सेर हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वो साफ मुकर गई। उसने धक्के देकर मुझे अपने घर से निकलवा दिया। मैं गरीब औरत हूँ हजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। कृपा करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कुसुमलता को अपनी कचहरी में बुलवाया। न्यायाधीश ने कुसुमलता से कहा कि शकुंतला नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा अब 5 सेर बन चुकी है, और अब ये चाहती है कि तुम या तो इसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कुसुमलता ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई जरूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई जमीनें हैं। यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूं, जिसके पास सिर्फ 1 ही गाय है, वो भी मरियल सी। ये 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात करती है। कभी इसने 5 सेर घी देखा भी है? अब न्यायाधीश ने शकुंतला से पूछा, क्या ये सच कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही गाय है? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हजूर। न्यायाधीश ने फिर से पूछा, और क्या ये भी सच है कि कुसुमलता की हवेली में 5 भैंसें हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हाँ हजूर, ये बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, फिर ये कैसे संभव है कि कुसुमलता तुमसे घी उधार ले, जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? कुसुमलता कहने लगी, हजूर, मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुसुमलता हर चौथे 5वें रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी। यहाँ तक कि करते करते घी की मात्रा 5 सेर हो चुकी है, और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो तो ये गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, शकुंतला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का ये सवाल सुनकर शकुंतला कहने लगी, हजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कुसुमलता को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गई। शकुंतला जब अपने घर में वापस आई तो वो बहुत ही मायूस थी, जबकि कुसुमलता मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर में पहुंचा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सारी रात इस मुकदमे के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपने जूते यहीं पर उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और कीचड़ में से गुजरने लगी। शकुंतला को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुसुमलता ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। न्यायाधीश साहब का आदेश जो था। कीचड़ में से गुजरने के बाद जब वो दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची तब न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक लोटा भरकर दोनों के हाथ में थमा दिया। शकुंतला ने पानी का लोटा लिया और अपनी कम खर्चीलेपन की आदत के मुताबिक एक ही लोटे से उसने अपने दोनों पांव धो लिए। बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया, लेकिन दूसरी तरफ कुसुमलता ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर एक लोटा पानी और मांगा।
सिपाही ने उसे एक लोटा और पानी का भरकर दिया। जब दोनों ने हाथ पैर धो लिए और जूते पहन लिए तो वे न्यायाधीश के सामने हाजिर हुई। न्यायाधीश ने कुसुमलता की तरफ देखते हुए कहा, कुसुमलता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये गरीब औरत जिसका नाम शकुंतला है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसीलिए तुम्हें ये आदेश दिया जाता है कि तुम 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कुसुमलता ये सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हजूर, ये तो आप अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया बल्कि इंसाफ किया है, और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने ये फैसला सुनाया है। कुसुमलता ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5 भैंसें मौजूद हों, उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी एक ऐसी औरत से जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो ये है कि मैंने तुम लोगों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया और फिर तुम दोनों को अपने पांव धोने का आदेश दिया। मैंने तुम दोनों को पांव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। शकुंतला ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी शकुंतला के लोटे में पानी बच गया था, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्च हो, तो फिर तुम इसी तरह से घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता होगा और तुम्हें घी उधार लेने की आवश्यकता पड़ती होगी। आज तुम्हारे हाथ और पांव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। न्यायाधीश की ये बातें सुनकर कुसुमलता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने 5 सेर घी की कीमत शकुंतला को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। उन्होंने जब इस फैसले को सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह से न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला कर दिया। शकुंतला ने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कुसुमलता को उधार नहीं दिया और ना ही कुसुमलता कभी उसके पास घी उधार मांगने के लिए आई। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। सर्दियों के दिन थे। बाला मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मुरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका एक संदूक था। जिस समय बाला अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें उस संदूक में बंद करके रख जाता। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु बाला फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मुरम्मत उसी से करवाते थे, इसीलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वो सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। बाला था तो बहुत ही गरीब आदमी, मगर लालच उसमें नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वे अपनी गुजर बसर करते हैं। बाला गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों की गरीबी का एहसास था, इसीलिए वो उनसे जूतों की मुरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मुरम्मत के बदले में रकम नहीं मिलती हो। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, अंडे, चावल आदि भी दे जाते थे। एक बार उसने
गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसे बदले में एक बकरी दे दी थी। बकरी की वजह से ही बाला और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए बाला को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी बीवी भी बहुत ही मेहनती और नेक औरत थी। वो घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव में जमींदार के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही बाला के घर की गाड़ी चल रही थी। उनकी दोनों बेटियां छोटी थीं और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थीं। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बाला उनसे कहता कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वो दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिसकी वजह से बाला की पत्नी को बड़ी ही आसानी हो जाती थी। बाला के घर की काफ़ी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनकी छतें बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बाला ये सब सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिशें होने से पहले वो घर की छतों की मरम्मत करवा सके, मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे। इसीलिए तो वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और घर की छतों की मरम्मत कर सके। आज दोपहर को जब वो काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसका खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी, जिसमें कोयलों से आग भी जल रही थी। बाला अपनी पत्नी को, खाने को और अंगीठी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे बाली, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? बाली अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्यार से बोली, अजी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसी सर्दी घर पर भी है। तो मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। ये कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, जी आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियाँ पाठशाला से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। बाला ने कहा, ठीक है तू जा, मगर बाली तू ये भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ़ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखती रह, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूँगा और तेरे लिए सोने की बालियाँ और हाथों के कड़े बनवाऊँगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, भगवान का शुक्र है और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना ही कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला मुस्कुराकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई। बाला ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से बहादुर आता हुआ दिखाई पड़ा। वो बाला के घर के ही नज़दीक के घर में रहा करता था और ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वो थैला बाला के पास रख दिया। बाला ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था उसे एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, बाला भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसीलिए जूतों की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पाँव आगे बढ़ाकर कहा। बाला ने देखा कि बहादुर ने जो जूते पहने हुए थे वह बुरी तरह से फटे हुए थे। बाला ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे
और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। बाला ने जूतों को पलटकर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाला की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर अंदाजा कर लिया कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाला ने महसूस की वो ये कि हिरन की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर ये जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु बाला ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि बाला जूतों को इतने ध्यान से देख रहा था तो बहादुर कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर बाला उनकी मरम्मत करने से मना ना कर दे। इसीलिए बहादुर ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई, जूते बहुत ही पुराने हैं, इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया है। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस ये समझ लो कि इज्जत का मामला है। बाला उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं। हिरन की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने गर्व से कहा, वो बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव की बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था। अगर वो संभल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो दोस्त, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर ने नजरें झुकाकर कहा, बाला भाई, एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। वो ईंटों का भट्टा जहां पर मैं काम करता हूं, अब उसके मालिक के पास जाऊंगा, शायद वो कुछ रकम मुझे उधार में दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। बाला ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसे मेरी भी बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनकी मरम्मत के लिए ये पैसे मैंने जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। बाला की हमदर्दी भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गईं। वो उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसीलिए बाला ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वो बुरी तरह से बीच में से टूट भी चुके थे। बाला ने अपनी संदूक में से सबसे महंगे वाला तला निकाला। ये तले वो गांव के अमीर जमींदारों के जूते में लगाया करता था। उसके बाद वो अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए थे। बाला ने उन पर बहुत ही मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। बहादुर के जूतों का थैला उठाया और बाला अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो बहुत ही जोश में था, तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूतों का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। बाली रात का खाना पका रही थी। बाला ने उसे आवाज देकर बुलाया। वो आई तो बाला ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। बाला की बातें सुनकर
बाली की आंखें हैरत से चमकने लगी थी। अपनी बात खत्म करके बाला ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और बाली को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर बाली हैरान भी थी और खुश भी। बाला ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही हैं, तू चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ बाला बहादुर के घर पहुंच गया। बहादुर घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने बाला और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने बाला को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ भट्टे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि बहादुर उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। बाला ने कहा, बहादुर, भगवान बड़े ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसकी बात सुनकर बहादुर का पूरा परिवार बाला को हैरानी से देखने लगा। बाला अपनी पत्नी को ये बात पहले ही बता चुका था, इसीलिए वो हैरान नहीं थी। बहादुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मुंह खोले बाला की बातें सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देखकर बाला की पत्नी मुस्कुरा रही थी। बाला ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से ये चीजें निकली हैं। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकाल कर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वो पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। बाला ने वो पोटली उठाकर बहादुर के हाथों में दे दी और कहा, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर बहादुर फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। बहादुर की पत्नी इतनी खुश हुई कि चीख चीख कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत कुछ संभली तो बहादुर बाला का हाथ थाम कर रोने लगा और कहने लगा, बाला भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा ना होगा। बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से ये धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद बाला और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में बाला की पत्नी ने कहा, आपको ये ईमानदारी किसने सिखाई? तुम चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे, किसी को क्या पता चलता। उनको बेचकर तुम घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। बाला उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सीना तान कर बोला, हमारे घरों की छतों की मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और ये सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूँगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया था। अपनी शर्म को छिपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में बाली से बोला, बाली जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। बाली समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद बाला ने धन इकट्ठा किया और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए।